देखिए जी, टॉपिक का नाम था रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसकी एक शॉर्ट रिवीजन मैं आपको पहले दे देता हूँ, फिर उसके बाद इसे आगे लेकर चलते हैं। मैंने आपको ये बताया कि रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज इस चैप्टर में ठीक वैसे ही बनेंगे जैसे कि आप इससे पुराने वाले चैप्टर में बनाते हैं, मतलब जैसे कि एडमिशन और रिटायरमेंट में था। बस इसमें फर्क ये है कि थोड़ा सा अलग है। ठीक है, वो क्या अलग है कि इसमें दो तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है। पहला, जब आपको रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करना होता है, ये नॉर्मल क्वेश्चन होता है जी, जैसे कि आप पहले करते रहे। ये वाला टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। दूसरा होता है जी हमारा, जब रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी शोन या रिकॉर्डेड, मतलब हमें रिवाइज्ड वैल्यू को शो नहीं करना होता है। एक तीसरी तरह का भी इसमें क्वेश्चन बनता है जो इन दोनों के बेसिस पे बनता है। तो मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में रीवैल्यूएशन के तीन तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। जो तीसरा टाइप है वो टाइप 1 और टाइप 2 का मिक्सचर होता है। ठीक है ना, टाइप 1 हमने कर लिया था। चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जी टाइप 2। लिखिए जी, टाइप 2। सेकंड टाइप है when revised values are not to be recorded। या फिर इस टॉपिक को आप याद रख सकते हैं सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के नाम से। ठीक है जी, अब देखिए इसमें होता क्या है। बेटा क्वेश्चन है ना, बिल्कुल नॉर्मल जैसे क्वेश्चन आता है बिल्कुल वैसा ही आएगा। कुछ चीजों का रीवैल्यूएशन हो चुका होगा, कुछ चीजों को आपको रिजर्व्स वगैरह गिवन होंगे, गुडविल गिवन होगी, मतलब वही सारी एडजस्टमेंट जो कि नॉर्मली होती है वही एडजस्टमेंट्स होती है। लेकिन इसमें वो आपसे सॉल्यूशन में डिमांड रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट या बैलेंस शीट नहीं करेगा। वो आपसे ये कहेगा कि देखिए ऐसा है कि हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू कर दिया गया, लेकिन आप उनकी नई वैल्यू को शो ना करें, आप रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट ना करें, और आप इनके बदले में एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करें। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करना कैसे है। बेटे जी इस तरह के क्वेश्चन में आप दो स्टेप्स में काम करेंगे। लिखिए जरा स्टेप 1। स्टेप 1, स्टेप 1 होगा जी हमारा जर्नल एंट्री। और जर्नल एंट्री, जब भी एडजस्टमेंट एंट्री की बात होगी तो देखिए इस पूरे चैप्टर में एडजस्टमेंट एंट्री बस एक ही चीज के थ्रू हो सकती है, वो है यूनिवर्सल एंट्री। मतलब आप कमाल देखिए यूनिवर्सल एंट्री का, आपने ये यूनिवर्सल एंट्री गुडविल में सीखी थी, ये रिजर्व में भी यूज हो सकती है, और तो और ये रीवैल्यूएशन के पूरे क्वेश्चन को करने के लिए भी यूज हो सकती है। यहां पे हम पास करेंगे जी यूनिवर्सल एंट्री। जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे प्रॉपर तरीके से।
डेट पर्टिकुलर्स, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। यहां जो डेट आएगी वो लिखी जाएगी, और यूनिवर्सल एंट्री आपको पता है जी अच्छे से होती क्या है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू sacrificing partners कैपिटल अकाउंट। ये होती है जी यूनिवर्सल एंट्री। नरेशन लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ये है जी हमारा पहला स्टेप इस तरह के क्वेश्चन में। मतलब ये है कि मैं अब आपको कुछ ऐसा जादू सिखाने वाला हूं जिसमें आप रीवैल्यूएशन, जिसमें आप कैपिटल अकाउंट, तमाम चीजें, ये सारी की सारी चीजें आप बस एक एंट्री के थ्रू भी शो कर सकते हैं। स्टेप 1 में जर्नल एंट्री करने के बाद आप स्टेप 2 में 2 वर्किंग नोट्स बनाएंगे। स्टेप 2 होगा जी हमारा वर्किंग नोट्स। इसमें जो सबसे पहला वर्किंग नोट बनेगा वो बनेगा गेन और सेक्रीफाइस निकालना। ये आप सबको आता ही है, कैलकुलेशन ऑफ गेन और सेक्रीफाइस। और जो दूसरा वर्किंग नोट बनेगा वो इसमें एक नई चीज है जो आपको सीखनी है। ये है जी हमारा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। चलिए अब जरा ध्यान से देखते हुए चलिएगा, ये प्रॉफिट और लॉस किस तरह से कैलकुलेट होता है और ये है क्या चीज। लिखिए जी कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। देखिए प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट करना है बेटे जी। इसमें सारा खेल प्रॉफिट और लॉस को पहचानने का है। आप सोच समझ के मुझे जवाब दीजिए कि रीवैल्यूएशन पे कब कब हमारा प्रॉफिट होता है। अगर मान लीजिए कि एसेट्स बढ़ जाते हैं तो वो हमारा प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। जवाब है जी प्रॉफिट। अगर एसेट्स घट जाते हैं तो वो हमारा प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो जवाब है जी लॉस होता है। अगर मान लीजिए लाइबिलिटीज बढ़ जाए तो वो हमारे लिए क्या है, लॉस है। तो आप हर एक प्रॉफिट और लॉस को यहां लिख लेंगे, ये ध्यान में रखते हुए कि सभी प्रॉफिट्स प्लस होंगे और सभी लॉसेस माइनस होंगे। तो देखिए जी मैं किस तरह से लिखता हूं, इंक्रीज इन एसेट्स। एसेट्स में अगर इंक्रीज हुआ तो ये प्रॉफिट है, ये प्लस होगा। डिक्रीज इन एसेट्स, अगर एसेट्स डिक्रीज हुए तो ये हमारे लिए क्या होगा, लॉस। इसी तरह से अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, तो बताइए जी ये हमारे लिए क्या होगा, प्रॉफिट। तो ये हो जाएगा प्लस। और अगर लाइबिलिटीज डिक्रीज हो जाए, सॉरी ये हमारे लिए लॉस होगा जी, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, ये माइनस होगा। और अगर मान लीजिए कि लाइबिलिटीज घट जाती है तो ये अपने लिए फायदे की बात है। तो जितने भी फायदे होते हैं हम उन्हें क्या करते हुए चलेंगे जी, ऐड।
इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए अनरिकॉर्डेड एसेट अगर हो तो वो हमारे लिए फायदा है या नुकसान है, तो जवाब है जी वो फायदा होता है। आपके पास अगर अचानक से कोई एसेट आ जाए तो वो फायदा है, तो इसे प्लस करेंगे। और इसके अलावा अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ जाती है तो वो हमारे लिए होता है नुकसान, इसे किया जाएगा माइनस। यहां से लेके और यहां तक मैंने जितनी भी बातें लिखी ये वो ट्रांजैक्शन है जो रीवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड होती है और उनसे रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस आता है। तो आप जरा ध्यान से समझिए मैं कर क्या रहा हूं जी, मैं यहां पे तमाम रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट्स को प्लस कर रहा हूं और उसमें से लॉसेस को माइनस कर रहा हूं। तो मेरे पास इसमें रिजल्ट क्या बचेगा, इसका रीवैल्यूएशन पे जितना भी प्रॉफिट या लॉस होना होता है ना, बस वो हमारा निकल के आ जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा। तो लो बेटे जी ये हो गया हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम आएंगे जी कैपिटल अकाउंट पे, हमारा कब कब प्रॉफिट या लॉस होता है। क्या बैलेंस को ब्रॉट डाउन करना कुछ प्रॉफिट या लॉस है, तो जवाब है जी नहीं, वो तो बैलेंस ब्रॉट डाउन हो रहा है। उसके बाद दूसरी चीज, रीवैल्यूएशन पे जो प्रॉफिट और लॉस होता है, दूसरा स्टेप जो होता है कैपिटल अकाउंट का, उसके हिसाब से देखा जाए तो हमें प्रॉफिट या लॉस होता है, लेकिन वो प्रॉफिट और लॉस ये रीवैल्यूएशन के थ्रू हम यहां पे रिकॉर्ड कर चुके हैं। तीसरा स्टेप कैपिटल अकाउंट में होता था रिजर्व्स को ट्रांसफर करने का। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है तो वो आपके लिए प्रॉफिट होंगे, आपको वो यहां पे करने पड़ेंगे जी ऐड। और अगर आपके पास कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉस है तो ये होता है जी नुकसान, ये आपको करना पड़ेगा माइनस। इसके अलावा स्टेप फोर्थ में हम करते थे जी गुडविल की एंट्रीज। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है, ये हमारे लिए होता है फायदा, तो बस उसे क्या कर देंगे प्लस। मैं यहां पे और कुछ नहीं कर रहा जी, जितने भी मेरे लिए फायदे हैं उन्हें मैं प्लस कर रहा हूं इन सारी ट्रांजेक्शन में। देखिए ट्रांजेक्शन्स होती ही क्या क्या है, रीवैल्यूएशन की होती है तो रीवैल्यूएशन की कवर हो गई। दूसरी जो हमारी ट्रांजेक्शन होती है जी वो होती है किसकी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की, ये दूसरी ट्रांजेक्शन होती है। ये एक्यूमुलेटेड लॉस भी हो सकते हैं, तो ये मैंने प्लस माइनस कर दिए। सेल्फ जनरेटेड गुडविल ये होता है जी हमारा तीसरी किस्म की ट्रांजेक्शन, ये हमारे लिए प्रॉफिट होता है तो ये मैंने प्लस कर दिया। मतलब ये कि मैंने जितनी भी, अब देखिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल पे आके कैपिटल अकाउंट खत्म हो जाता है, तो जितनी भी एडजस्टमेंट्स है वो हम यहाँ पे प्लस माइनस कर चुके हैं। तो इससे मेरे पास आ जाता है जी एक नेट रिजल्ट, इसे हम बोलते हैं जी नेट रिजल्ट। हो सकता है कि ये पॉजिटिव हो सकता है कि ये नेगेटिव हो। अगर तो ये पॉजिटिव है ये प्रॉफिट है, और अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो ये लॉस है। अगर पॉजिटिव आया तो वो आपका प्रॉफिट है, आप उसे यूनिवर्सल एंट्री के थ्रू गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में यहां पर रिकॉर्ड कर देंगे। मतलब आपने जो गेन और सेक्रीफाइस निकाल रखा होगा ना, वो इस अमाउंट से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला अमाउंट आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये वाला अमाउंट किस तरह से आएगा जी, आप नेट रिजल्ट को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गेन शेयर से, जितना भी इसने गेन किया। और यहां पे आप नेट रिजल्ट को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेक्रीफाइस्ड शेयर से, जितना आपने सेक्रीफाइस किया। बस ये काम करना है जी हमें क्वेश्चन में। तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए एडजस्टमेंट एंट्री हमें आ जाती है तो हम काम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले स्टेप में अपन जर्नल का फॉर्मेट बना लेंगे क्योंकि एक ही एंट्री होनी है। फिर हम वर्किंग नोट्स में दो वर्किंग नोट बनाएंगे। पहले में हम गेन और सेक्रीफाइस कैलकुलेट करेंगे, आपको अच्छे से पता है जी उसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है। या तो आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे या गेनिंग रेशियो का, दोनों में से आप कुछ भी लगा लीजिए, आपको गेन और सेक्रीफाइस पता चल जाएगा।
फिर दूसरा वर्किंग नोट बनेगा जी प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए। वो किस तरीके से कैलकुलेट करना है, आपकी जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उन सब में जितने भी प्रॉफिट वाली ट्रांजेक्शन है उनको ऐड करिए और जितनी भी लॉस वाली ट्रांजेक्शन है उनको माइनस करिए। किस तरीके से, जैसे कि रीवैल्यूएशन पे कब कब प्रॉफिट होता है, भाई एसेट्स का बढ़ना प्रॉफिट है, लाइबिलिटीज का घटना प्रॉफिट है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे। एसेट्स का घट जाना नुकसान है, माइनस करेंगे। लाइबिलिटीज का बढ़ जाना फायदा है, प्लस करेंगे। अनरिकॉर्डेड एसेट्स का मिल जाना फायदा है, प्लस करेंगे। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होना यह आपके लिए एक नुकसान है, इसे आपको माइनस करना पड़ेगा। यहां तक रीवैल्यूएशन हो जाता है जी हमारा। फिर रीवैल्यूएशन के बाद कैपिटल पे आ जाइए। बैलेंस ब्रॉट डाउन करना कोई प्रॉफिट लॉस होता नहीं है तो उसे छोड़ देंगे। रिजर्व्स, रिजर्व्स पे होता है जी आपका प्रॉफिट या लॉस, वो प्लस या माइनस हो जाएगा। रीवैल्यूएशन आप पहले ही कर चुके होते हो। और आखिरी स्टेप होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल का, वो हमेशा प्रॉफिट है तो उसे प्लस करेंगे। ये नेट रिजल्ट जो भी अमाउंट आएगा उसको गेन शेयर से मल्टीप्लाई करो तो गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होना है ये पता चल जाएगा। और अगर मैं नेट रिजल्ट को सेक्रीफाइस शेयर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पता चल जाएगा जी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कितना है। बस इतना आसान काम है ये। आई होप कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा। चलिए जी देखिए जरा, अब इसी टॉपिक पे बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा आसान। क्वेश्चन नंबर है 41। PQR are in partnership, sharing profits and losses in the ratio of 5:4:3। तीन पार्टनर है जी, इनके बीच में रेशियो बताई गई है 5:4:3। PQR पार्टनर के नाम। 31 मार्च 2019 को ये इनकी बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में बस एक ही चीज चेक करिए, क्या कोई शूटेड साइट वाला आइटम है, तो जवाब है जी बस एक, जनरल रिजर्व। अब आगे आ जाइए। इट वॉज डिसाइडेड, ध्यान से देखिएगा, that with effect from 1st April 2019 profit sharing ratio will be 4:3:2। ये डिसाइड कर लिया गया कि रेशियो बदल दी जाएगी और वो अब हो जाएगी 4:3:2। इस पर्पस के लिए ये सारे रिवैल्यूएशन किए जाएंगे। फर्नीचर, स्टॉक, प्लांट, प्रोविजन बनाना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये पांच के पांच क्या है जी हमारे रिवैल्यूएशन को लेके एडजस्टमेंट है। आगे कहता है जी पार्टनर ने ये एग्री किया है दैट ऑल्टर्ड वैल्यूज, ऑल्टर्ड का मतलब होता है जी जो हम बदलेंगे वैल्यूज, यानी कि रिवाइज्ड वैल्यूज, आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। पार्टनर ने ये डिसाइड किया कि साहब हम इन एसेट्स और लाइबिलिटीज की जितनी भी वैल्यू बदली जाएगी वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और एक और चीज डिसाइड की है, दे ऑल्सो डू नॉट वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट दी जनरल रिजर्व, वो जनरल रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते। देखो जी बात जरा ध्यान से समझना, रीवैल्यूएशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन हमेशा कुछ इस तरह की बात करेगा कि पार्टनर्स ये चाहते हैं कि हम बदली हुई वैल्यूज को बुक में ना दिखाएं, और रिजर्व्स के रिगार्डिंग वो अलग से बताएगा। वो बताएगा कि पार्टनर रिजर्व्स को लेके क्या सोचते हैं। हो सकता है कि वो रिजर्व्स को बांटना चाहते हो सकता है कि वो रिजर्व्स को बांटना ना चाहते हो। जैसे कि इस क्वेश्चन में बताया हुआ है जी वो बांटना नहीं चाहते, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि वो इसके रिजर्व्स को भी सिंगल जर्नल एंट्री में ही इंक्लूड करना चाहते हैं। लेकिन अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर क्वेश्चन ये कह देता कि पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं जनरल रिजर्व को, अगर क्वेश्चन ये बोल देता कि पार्टनर चाहते हैं जी हम जनरल रिजर्व को बांट दें, तो इसका मतलब ये है कि जनरल रिजर्व हमें अपनी एडजस्टमेंट एंट्री से बाहर रखने और जनरल रिजर्व के लिए एक अलग से एंट्री पास करनी होगी जो कि नॉर्मल एंट्री होती है उसके डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसी सिचुएशन में होगा क्या, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे, जो दो स्टेप में हो जाते हैं, एक जर्नल एंट्री में हो जाते हैं, वो दो जर्नल एंट्री होंगे। एक एंट्री तो हमारी बनेगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग,
और एक और हमारी एंट्री बनेगी जी, जो बनेगी जनरल रिजर्व को डिवाइड करने के लिए। और जब आप जनरल रिजर्व को डिवाइड करेंगे तो ये देखिए जरा, ये जो सेकंड एडजस्टमेंट यहां पे आपने प्लस माइनस की हुई है, ये फिर यहां नहीं आएगी, क्योंकि ये सारी कैलकुलेशन तो हो रही है एडजस्टमेंट एंट्री के लिए। और अगर हमें जनरल रिजर्व को बांटना है तो वो एडजस्टमेंट एंट्री में नहीं दिखाना होता है। समझ गए इस बात को? तो बस आप ये समझ लीजिए कि कई बार क्वेश्चन क्या कर सकता है, वो कह सकता है जी सब कुछ सिंगल जर्नल एंट्री से दिखाओ। वो कह सकता है जी आप एक काम करो, रीवैल्यूएशन को मत दिखाओ जर्नल एंट्री के थ्रू, लेकिन जनरल रिजर्व की जर्नल एंट्री पास कर। खैर ये बाद में आएगा, मैंने सिर्फ आपको एक हिंट दे दिया। इस क्वेश्चन में तो कहा गया है जी ना तो आप रिवाइज्ड वैल्यू दिखाएंगे, ना ही आप जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आपको तो बस क्या करना है, एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करनी है। किस चीज के लिए? टू गिव इफेक्ट टू द अबव, और एक रिवाइज्ड बैलेंस शीट भी बनानी है। ये दो काम करने हैं। चलो बेटे जी बहुत आसान है, चलिए शुरू करते हैं। हमें एक सिंगल जर्नल एंट्री बनानी है, तो स्टेप्स मैं आपको बता ही चुका हूं जी। स्टेप्स में क्या क्या करना होता है, सबसे पहले तो एक जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना दीजिए, और फिर स्टेप 2 में वर्किंग नोट्स पे आ जाइए। और जो वर्किंग नोट्स आप बनाएंगे वो दो बनाइएगा। लिखिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर है 42। सॉल्यूशन। लो जी, ये हमारा जर्नल का फॉर्मेट हो गया। पहला क्वेश्चन मैं पूरा प्रॉपर फॉर्मेट से कराऊंगा जैसा आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। इसके बाद वाले क्वेश्चंस में मैं आपको फॉर्मेट नहीं बनवाऊंगा, ठीक है ना? लिखिए जरा फॉर्मेट में डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। अब आ जाइए स्टेप 2 पे, वर्किंग नोट। देखो बेटे जी, पहले तो हमें वर्किंग नोट ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वर्किंग नोट नहीं बनेगा तो हमें जर्नल एंट्री नहीं पता चल सकती। और दो वर्किंग नोट बनेंगे। सबसे पहला वर्किंग नोट बनेगा कैलकुलेशन ऑफ गेन और सेक्रीफाइस। आप कोई भी रेशो ले सकते हैं, मैं सेक्रीफाइसिंग रेशो लेके काम कर रहा हूं। तो लिखिए सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, सबसे पहले तो बताइए पहला पार्टनर कौन है? पी, दूसरा पार्टनर कौन है? क्यू, और तीसरा पार्टनर है जी आर। मैंने इन तीनों के नाम लिख लिया। अब सबसे पहले तो इन तीनों की ओल्ड रेशो लिखिए। ओल्ड रेशो है 5:4:3। तो ओल्ड रेशो के हिसाब से 5/12 हिस्सा पी का हो गया, 4/12 क्यू का हो गया, और 3/12 आर का हो गया। इसमें से अब आप माइनस कर दीजिए इनकी न्यू रेशो। न्यू रेशो हमें क्वेश्चन ने बताई है जी 4:3:2, यानी कि 4/9, 3/9 और 2/9। बस बेटे जी अब इसे सॉल्व कर दो। एलसीएम आएगा जी 36, तो ये हो जाएगा 15 -16, यानी कि -1/36। इसका मतलब पी भाई साहब तो कर रहे जी गेन। सेकंड पे आइए, फिर से रेशियो लिखिएगा 36
और ये एलसीएम लेने पे आएगा 12 -12, यानी कि 0/36। ये ना सेक्रीफाइस कर रहा है ना गेन कर रहा है, तो इसके सामने कुछ नहीं लिखना है। एलसीएम ले लीजिए, 36 आएगा और ये हो जाएगा जी आपका 9 -8, यानी कि 1/36। ये कर रहा है जी सेक्रीफाइस। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में एक पार्टनर तो ना सेक्रीफाइस कर रहा है ना गेन कर रहा है, और P इसमें ऐसा पार्टनर है जो गेन करेगा, जबकि R ऐसा पार्टनर है जो सेक्रीफाइस करेगा। ये हो गया जी हमारा पहला वर्किंग नोट। अब आ जाइए सेकंड वर्किंग नोट पे। सेकंड वर्किंग नोट में हमें नेट रिजल्ट निकालना होता है, तो यहां लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। चलिए जी, अब देखते हुए चलिए इसमें हमें क्या क्या ट्रांजैक्शंस बताई गई है। सबसे पहले कह रहा है जी फर्नीचर बी टेकन एट 80% ऑफ द वैल्यू। मतलब ये कि जो फर्नीचर है उसको 80% वैल्यू पे मान लो, तो इसका मतलब आप 20% से उसे घटा दो, तभी तो। देखो जी, अगर मुझे फर्नीचर को 80% वैल्यू पे लेना है, तो इसका मतलब मुझे फर्नीचर को कितने से डिक्रीज करना पड़ेगा? 20% से, तभी फर्नीचर की वैल्यू अपने आप हो जाएगी जी 80%। तो इसे लिखिएगा डिक्रीज इन फर्नीचर। अब फर्नीचर का डिक्रीज होना ये हमारे लिए होता है नुकसान। फर्नीचर गिवन है जी 60,000, इसका 20% अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 12,000। 12,000 से क्योंकि हमें ये लॉस हुआ है, इसे ब्रैकेट में ले लीजिए। अगली एडजस्टमेंट पर आ जाइए। स्टॉक को एप्रिशिएट करना है बाय 20%, तो लिखिए इसे इंक्रीज इन स्टॉक। 20% से इंक्रीज करना है। स्टॉक 3 लाख का गिवन है, उसका 20% अगर किया जाए तो ये बनता है 60,000। 60,000 रुपए से हमारा स्टॉक इंक्रीज हो गया। क्योंकि ये गेन है तो इसे पॉजिटिव रखेंगे, प्लस करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी की नई वैल्यू है 4 लाख, जबकि पुरानी वैल्यू है 4,20,000। तो इसका मतलब ये है कि प्लांट एंड मशीनरी डिक्रीज हो गया, तो लिखिए इसे डिक्रीज इन प्लांट एंड मशीनरी, और ये डिक्रीज हुआ है जी 20,000 से, माइनस कर देंगे। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हमें क्रिएट करना है 10,000 ऑन डेटर्स। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा हमारे पास डेटर्स कितने हैं? 2,10,000। उस पे अगर प्रोविजन बनाना है तो ये प्रोविजन आपके लिए क्या होगा? फायदा या नुकसान? नुकसान। तो इसे लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। 10,000 रुपए का नुकसान हो गया, माइनस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसे इंक्रीज या डिक्रीज नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि प्रोविजन पहले था ही नहीं, अब हमने क्रिएट किया है। तो इट्स बेटर कि हम सिर्फ इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स लिख दें। अगर पहले से कुछ एग्जिस्टिंग बैलेंस होता और उसे बढ़ाया या घटाया गया होता, तब हम जरूर ऐसा लिखते, इंक्रीज या फिर डिक्रीज। आगे पढ़िएगा। प्रोविजन भी हो गया जी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को इंक्रीज करना है। तो अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए बाय 3,000, तो ये हमारे लिए क्या है? नुकसान। कितने रुपए का नुकसान है जी? 3,000। तो इसे हम लेंगे ब्रैकेट में, नेगेटिव है। लो जी, रीवैल्यूएशन की सारी एडजस्टमेंट निपट गई। अब आ जाइए कैपिटल अकाउंट पे। कैपिटल अकाउंट में पहला स्टेप होता था बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस को ब्रॉट डाउन करने से ना गेन होता है ना लॉस होता है, तो वो यहां आएगा नहीं। रीवैल्यूएशन अगला स्टेप, उसके गेन और लॉस को हम रिकॉर्ड कर चुके हैं।
तीसरा स्टेप होता है जी रिजर्व्स, और उसने कहा है कि भैया रिजर्व्स जो है ना पार्टनर डिवाइड नहीं करना चाहते, तो मतलब डिवाइड नहीं करना चाहते तो वो इसकी भी एडजस्टमेंट मांग रहे हैं, तो इसे भी यहां पे लिखे, और क्योंकि रिजर्व हमारे लिए फायदे होते हैं तो ये होंगे जी प्लस 75,000। और इसके अलावा लास्ट स्टेप होता है जी गुडविल की जर्नल एंट्री। तो आप जरा ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में कहीं पे भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जब सेल्फ जनरेटेड गुडविल की कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो हम इसमें कुछ लिखेंगे भी नहीं। समझ रहे बात को? तो चलिए अब इसका टोटल कर दीजिए और नेट रिजल्ट निकाल लीजिए। सबसे पहले जी 12,000 नेगेटिव, इसमें हम प्लस करेंगे 60,000, फिर माइनस करेंगे 20,000, फिर माइनस करेंगे 10,000, फिर माइनस करेंगे 3,000 और फिर प्लस करेंगे 75,000। तो कुल मिला के जो नेट रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है जी 90,000 रुपीज का, 90,000 रुपए। लो बेटे जी इसे लिख दो यहां पे 90,000। अब इस नेट रिजल्ट को 1/36 कर दीजिए और गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर दीजिए, सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट कर दीजिए। अगर मैं इसे 1/36 करूं तो 2500 आता है। तो चलिए जी अब हमारी जर्नल एंट्री भी तैयार है। एक पार्टनर गेन कर रहा है और एक पार्टनर सैक्रिफाइस। जो गेन कर रहा है उसका नाम है पी, तो इसके लिए एंट्री बनेगी पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट। क्यू तो आएगा ही नहीं। 2,500 रुपए। नरेशन लिख दीजिए बी, एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास करी जी, क्योंकि इसकी डेट भी गिवन थी क्वेश्चन में। जिस डेट पे चेंज इन पीएसआर हुआ वो डेट भी यहां मेंशन कर दीजिएगा, 2019 1 अप्रैल। लो बेटे जी बस ये हो गया हमारा क्वेश्चन एंड। बताओ जी किसी भी बच्चे को इसमें। देखिए जी अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही, बस थोड़ा सा बदलाव है। क्वेश्चन नंबर 42, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है जी होमवर्क। देखिए ये है 42 क्वेश्चन। LMN 3 पार्टनर है और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल प्रोपोर्शन है, मतलब 1:1:1। लाइबिलिटीज और एसेट्स गिवन है जिसमें रिजर्व एंड सरप्लस एक प्रॉफिट गिवन है, बस ये एक शूटेड साइड वाला आइटम है। आगे कहता है जी पार्टनर ने डिसाइड किया कि अब रेशो कर दी जाएगी 4:2:1 और इस पर्पस के लिए गुडविल को वैल्यू किया जाएगा। तो देखिए इसमें सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी एवरेज प्रॉफिट मेथड से, और इसके अलावा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को इंक्रीज करना है, तो ये एक लॉस है, ये प्लस हो जाएगा। स्टॉक को एप्रिशिएट करना है, ये एक फायदा, ये एक लॉस है, ये माइनस हो जाएगा। स्टॉक एप्रिसिएशन एक फायदा है, ये प्लस हो जाएगा। फिक्स एसेट्स को डेप्रिशिएट करना है 10% से, तो ये नुकसान है, ये माइनस हो जाएगा। और क्रेडिटर्स की नई वैल्यू 49,000 लेनी है, जबकि पुरानी वैल्यू है 58,000। इसका मतलब क्रेडिटर्स कम हो गए। अगर लाइबिलिटी कम हो गई तो ये अपने लिए फायदा हो गया। फिर कहते हैं जी पार्टनर डू नॉट डिजायर टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। पार्टनर नहीं चाहते कि हम रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज बुक्स में रिकॉर्ड करें। पार्टनर ये भी नहीं चाहते, they also desire to leave the reserve and surplus undisturbed।
वो रिजर्व एंड सरप्लस को भी बांटना नहीं चाहते, तो इसका मतलब रिजर्व एंड सरप्लस भी इसमें एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू ही होगा। आपको क्या करना है जी, एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करनी है, बस ये क्वेश्चन है, ये आपको घर से करना है।